angle between the lines representing the bonds या representing the directions of the bonds, that is orbitals containing bonded electron pairs. पता चला कुछ क्या लिख दिया? नहीं चला? देखो वो लाइन आप नहीं भी लिखते लास्ट वाले वर्ड्स विद रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ bonds विद द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द bonds, तो भी काफ़ी है। ये क्या है? यही तो है बॉन्ड एंगल। तो किसके बीच में देख रहे हो एंगल? उन लाइंस के बीच में देख रहे हो ना, जो लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड। अब उन्हें बॉन्ड क्या तो या डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड क्या तो एक ही बात है। और बॉन्ड में कौन है? बॉन्ड में कौन है? अरे डायरेक्शन कुछ नहीं, वो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड हटा दो, तुम्हें टेंशन दे रहा तो। ये कौन है? तो मैं डॉट्स चमका रहा हूँ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या नहीं? तो यहाँ पे ऑर्बिटल है ना जो ओवरलैप किए थे, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया तो ये C का sp3 हाइब्रिडाइज था और ये हाइड्रोजन का 1s था। तो इनके सेंटर में से हम एक एवरेज लाइन बना रहे हैं, सेंटर की एवरेज लाइन को क्या कहना है? बॉन्ड। ऑर्बिटल तो ऐसे मोटे मोटे से है ना, हमने इनके बीच में से एक लाइन अपनी इमेजनरी लाइन मानी, उस लाइन को क्या रिप्रेजेंट किया हमने? तो ये ऑर्बिटल्स के बीच में से एक एवरेज लाइन मानते हो ना आप, इसी को तो बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हो। और इसमें कौन है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था जो ओवरलैप करे थे। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए लिख दिया ऑर्बिटल्स कंटेनिंग। बताओ सर नहीं आया तो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बोलूँ, किसी और तरह से बोलूँगा। आ गया। अब ये आपका कैसा मॉलिक्यूल? लीनियर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी? लीनियर। और बॉन्ड एंगल देखना कितना? तो ये जो लाइनें हैं ये बॉन्ड ही तो रिप्रेजेंट कर रही। इन लाइनों में सचमुच में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इस लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस एटम का एक इस एटम का। ऐसी इस लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका। अब ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, एंगल कितने हो गए? 120। तो फिर से एंगल किसके बीच में है? बॉन्ड्स के बीच के एंगल ही तो हैं, वो लाइन जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच के एंगल ही तो हैं। अब और टेट्राहेड्रल में देखो सब तरफ से, मैं इस वाली लाइन को अगर ऊपर ले जाता हूँ तो बचे हुए 4 सेम हो गए सब। ये एंगल देखने में छोटा लग रहा है, क्या ये एंगल कितना है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है? ये भी 1 इतना ही है। अगर आपको जी हमें नहीं पता चल रहा तो मैं इसको यहाँ घुमा के ले आया और देखो ये 109.58 का जाके, यानी तो ये भी कितना है? तो देखो मैं उसको वहाँ ले आया, ये कौन है? बोलिए आया नहीं आया? और जब हमने 5 लगा दिया था तो ये क्या बन गई? ये तो ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों को, और ये ऊपर वाला 90, ये 90। और ट्रायंगल वाले दिखाऊं तो देखो ट्रायंगल वाले कितने एंगल? 120 120 120। बोलिए। और अगर ये कर दें तो क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। और सारे एंगल कितने हैं? कोई से भी देख लो, कैसे भी घुमा के देख लो, हर तरफ से सब तरफ से एंगल 90 90 90। और वेबसाइट आपके पास सामने है, इसे खोल के वेबसाइट को अगर आपसे चले तो उस पर घुमा के चला के देखो, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब पिछले 10 साल से चलाता अब इसी बॉन्ड एंगल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें जितने सब्जेक्ट आपको वहाँ विजिबल हैं किसी का भी ट्राई मारो सर फिलहाल तो। उसमें मान लो हिंदी इंग्लिश का दिख रहा हो तो हिंदी इंग्लिश की भी ट्राई मार लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं तो, अगर है तो। अब बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है।
H2O में O पर 2 लोन पेयर थे, H2S में भी 2 थे, उसी तरह H2SC में होंगे और उसी तरह H2TE में होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के हैं सारे। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना, सब में इसी तरह से 2 लोन पेयर होने। तो यहाँ एंगल लेकिन कितना है, 104.5 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है, इन दोनों का मैंने पढ़ाया था आपको इसी लेसन में, 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली जो अब नई बुक्स में आ रहा है वो 92.5 आ रहा है, पहले लिख रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 92.5। इसमें 91 डिग्री और इसमें 90.5 डिग्री। तो आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी, आपको फंडा याद करना, वैल्यू तो बस ये याद होनी जरूरी है। एंगल कम होता जा रहा है ना। तो बताओ ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अब रीज़न समझो क्यों। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये जो यहाँ पर बॉन्डेड पेयर है वो की तरफ को आ रहे होंगे क्या, बिकॉज वो इज, और सल्फर के केस में शेयर्ड पेयर एस की तरफ उतना नहीं जा रहे होंगे क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये ओ के काफ़ी पास आ गए होंगे तो इनके बीच की ये दूरी भी कम हो गई होगी क्या, लोन पेयर्स के बीच की, और ये दूरी ज़्यादा होगी। तो जब ये दूरी पास पास आ गए तो लोन पेयर पास पास आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने का तरीका क्या है, रिपेल करने का तरीका क्या है कि भाई अपना एंगल बढ़ा लो। तो ये अपना एंगल बढ़ा लेते हैं। देखो ये कौन, मॉलिक्यूलर शेप बेंट और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्योंकि टोटल 4 पेयर्स है। अक्षिता भारद्वाज जी समझ आ रहा है। अब देखो शो बॉन्ड एंगल में गड़बड़ करता है, सही कर रहा है तो बिल्कुल। कितना बॉन्ड एंगल, तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास आ गए होंगे क्योंकि ओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उनको रिपल्शंस की वजह से उन्होंने अपना एंगल बढ़ाया होगा। अब देखें इसमें H2S भी है क्या, वैसे होना तो मुश्किल है ना, H2S का नहीं इसने बनाया। चलिए ठीक, क्लियर हुआ आइडिया। अब इसी में एक पॉइंट और क्या बनाते हैं, दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स डिक्रीजेस, एक आई है इलेक्ट्रोनेगेटिव आई ऑफ सराउंडिंग एटम्स डिक्रीजेस, देन बॉन्ड एंगल। तब बॉन्ड एंगल का क्या होगा, यहाँ डिक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीजेस। कैसे, लॉजिक समझना। PF3 फोटो बनाऊं तो ऐसे ही क्या, बोलो जल्दी, क्यों। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में खुद के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने 3 के साथ शेयरिंग कर ली। ऐसे ही PCl3, ठीक है, ऐसे ही PbR3, बोलो हाँ या नहीं, और ऐसे ही PI3। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। तो शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ को आ रहे होंगे कि दूसरे कलर से बनाते हैं, यहाँ दिखेंगे नहीं तो शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ को आ रहे होंगे खिंचे हुए, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ आयोडीन की तरफ को कम आ रहे होंगे, यहाँ तो बिल्कुल फ्लोरीन के पास ही आ गए। तो अब जब यहाँ आयोडीन की तरफ को कम आ रहे होंगे तो ये पास पास इलेक्ट्रॉन्स पास पास आपस में इस केस में दिखेंगे या इसमें दिखेंगे, फर्स्ट में या लास्ट में, लास्ट में। और जब लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास महसूस करेंगे तो अपना एंगल बढ़ा लेंगे या नहीं, रिपल्शंस कम करने के लिए। तो इसलिए इसमें एंगल मैक्सिमम
तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीजेस, सराउंडिंग एटम की डिक्रीज हो रही है, फ्लोरीन से कम है क्लोरीन की, क्लोरीन से कम है ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम है आयोडीन की, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ आप क्या समझ रहे हो, आप क्या समझ रहे हो? तो शॉर्ट में मारा था ना सर, इस उम्मीद में कि हमारा 1-2 सेकंड बच जाए। माइक्स म्यूट कर दो सबके सब प्लीज़, नहीं तो मैं सबको म्यूट करूँ यहाँ से। सब कर दो सर म्यूट, ठीक हो गई मैडम? क्योंकि मेरे पास नहीं आ रही थी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी में बिल्कुल शांत था। हो गया कॉपी? ऐसे ऐसे सर, नीचे ऊपर का बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि पेज मुझे ऊपर करना पड़ रहा होता तब वो मीटर नीचे आ रहा होता। नेक्स्ट और लास्ट पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर, और ये इसी चैप्टर में एक और थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तब समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। तब तक के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या मतलब? बॉन्ड ऑर्डर डिनोटेड बाय O, 1 2 3। इसमें एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इज 3। और याद है वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझाया था, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल में, उसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज, लिखवाया था सर, कोई तो बोल दिया करो, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज हाफ बॉन्ड, नहीं लिखाई थी क्या लाइन? तो 2 बॉन्ड तो पूरे और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इस NO का बॉन्ड ऑर्डर पता कितना होता है? 2.5, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज हाफ बॉन्ड। क्यों, क्या का कोई आर्गूमेंट नहीं है, बस अच्छा ठीक है होगा। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्या? छोड़ो, हम इसे ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो फॉरन क्लिप ट्रिक समझ आई क्या? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा यानी बॉन्ड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उन्हें तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी या नहीं? 20 बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा यानी जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे चीज़ें उतनी कस के बंधी होंगी एक दूसरे से, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे कस के बंधी होंगी एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। आ गया? तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, शौर्य जी अगली बात क्या थी, तय हुई थी? शौर्य जैन जी हैं तो ट्रिक फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये अनऑफिशियल मेथड है, गलतफहमी में आके कुछ लोग, कुछ टीचर्स स्कूल में फेयर कॉपी में भी इसे करा रहे हैं, और फेयर कॉपी में करा के उसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है तो इसके हिसाब से वहाँ फेयर में स्टूडेंट्स इसे करके दिखा रहे हैं और वो उसे मार्क्स भी दे रहे हैं। तो ये तो एक नंबर 2 की ट्रिक है, ये कोई फेयर कॉपी का मेथड नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज, v इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, m इज मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम जो एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मशहूर है, और c इज चार्ज। यह ट्रिक काम नहीं करेगी एल्कीन्स एल्काइंस पे, क्यों? उसमें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी तो आपको डायरेक्ट आ गई। कार्बन ने अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp3, 3 सिग्मा बनाया तो sp2, और 2 सिग्मा बनाया तो sp, याद आई? और कल ही बात हुई थी, सम्यक जैन जी ने पूछा था कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड, उन पे भी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर किस पे करेगी?
तो जो हमने केसेस किए थे उन पे सब पे करेगी। जैसे आपसे कोई पूछे H2O में हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि NH3 में बताओ, NH4 पॉजिटिव में बताओ, H3O पॉजिटिव में बताओ, और कल परसों तक जितने भी केस किए थे आपने PCl5, SF6, IF7 किए थे ना, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी। NH4 प्लस की छोड़ के HCO प्लस की छोड़ के उसकी भी निकाली थी आपने, BF2 की, BCl3 की। बोलो हाँ नहीं? सब पे काम करेगा। कैसे करेगा? अगर x की वैल्यू जगह बनाने के लिए, अगर x की वैल्यू 2, 4, 5, 6, 7, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp, p तो 3 ही होता है तो d लेना पड़ेगा, 6 है तो sp3 d2, और 7 है तो सिंपल। इसमें तो कोई रटना नहीं पड़ रहा, जितनी वैल्यू है उतनी पार्ट्स का सम है। अब H2O की क्या आई थी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? H2O की देखना अपने नोट्स खोल के, सब में जी तो गलत बोले तो देखें sp3 इस मेथड से भी आती है नहीं। x निकालना है, हाफ O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। O से मोनोवैलेंट एटम यानी सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कितने एटम जुड़े हैं? 2। माइनस चार्ज, H2O पे कोई चार्ज है क्या? क्या आया? sp3। अब यहाँ देखो x हाफ, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और नहीं पता तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बचपन वाला कॉन्फ़िगरेशन 2,3। मोनोवैलेंट एटम Cl सिंगल बॉन्ड बनाता है क्या? कितने हैं सिंगल वाले? 3। चार्ज कितना है? 0, 3। अब बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो? 2। हाँ जी, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने? 2। चार्ज 0, क्या आया? 2 sp। आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? किसी भी नोबल के हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। हर एफ ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो 7 मोनोवैलेंट एटम, 0, 7 यानी हो गया। अब मैं जंप मार के बीच वाले निकालता हूँ, ये जो चार्ज वाले हैं। NH3 का हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 H जुड़े हैं यानी 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है, चार्ज 0 है यानी 4, डेट इज sp3। अब यहाँ चार्ज वाले का सीखो, हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होते हैं, 4 H जुड़ा है तो मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं? 4, माइनस चार्ज कितना है? +1, क्या आया? 4। H3O में आओ, हाफ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जले, माइनस चार्ज कितना है? +1, क्या आ रहा है देखना। कोई बोले H2SO4 का में सल्फ़र की निकाल दो, या कहे हमारे से सल्फेट में S की निकाल दो, तो X। सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या क्या है? तो अब मोनोवैलेंट एटम तो एक भी नहीं है, चार्ज कितना? -2, क्या आया? 4। यहाँ आ जाए तो 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है या नहीं? पक्का हो गया है जी। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम है या बाइवैलेंट है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है? बॉन्डिंग स्टाइल। अब इसमें अगर करोगे तो इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि H जो है वो सल्फर से थोड़ी जुड़े है। H2SO4 की फोटो नहीं बनवाई थी पीछे, तो इसमें फेल होने लगेगा। हो भी सकता है, चांस है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 मोनोवैलेंट एटम्स हैं, और चार्ज कितना है? 0। आ गया भाई चांस, लेकिन पक्का जरूरी नहीं काम करता। ठीक है जी। ये 2 H मोनोवैलेंट एटम, H तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, O का कुछ नहीं लिया क्यों? हाँ जी, 0 तो चार्ज है,
ऑक्सीजन का जीरो नहीं है जी, ऑक्सीजन का जीरो लगाना तो हमें तो सिर्फ मोनोवैलेंट वाले लिखना है ना, तो मोनोवैलेंट कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का हमने मेंशन ही नहीं करा क्योंकि मोनोवैलेंट नहीं है। यहाँ पे मोनोवैलेंट कितने हैं? 1 भी नहीं है, इसलिए जीरो। ये जीरो तो चार्ज का है, H2SO4 पे कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए जीरो। आ गया पक्का? बोलो सर, आ गया क्या? समझाया तो मैंने नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ लिखना आ गया क्या? ठीक है, तो देखो सर, हमने ओजोन पढ़ा था, ऐसा होता था, याद आ गया? तो एक बंदा कहता है मैं तो ऐसे बनाऊंगा ओजोन का फोटो, दूसरा बंदा हो सकता है कि ऐसे बना दे। अब अभी आप पढ़ के आए हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इनमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो हमने पढ़ा था जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड छोटा होगा और राइट साइड वाला बॉन्ड बड़ा होगा। अब ये 2 बंदे ना लड़ रहे हैं, वो ये वाला बंदा जो जिसके हाथ में मॉलिक्यूल होगा, लेफ्ट वाला बॉन्ड छोटा है, राइट वाला बड़ा है, ये कहेगा नहीं राइट वाला बड़ा है। और तो जब मैंने आके ओजोन का एक मॉलिक्यूल पकड़ा और ओजोन का एक मॉलिक्यूल पकड़ के उसकी बॉन्ड लेंथ मेज़र करी, तो दोनों बॉन्ड्स बिल्कुल एक से आ रहे थे, दोनों एक से बिल्कुल। तो आप कहोगे तो आपका काम तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों तो एक से होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक साइड डबल है और एक साइड तो। लेकिन ये तो हवा में सोच के बोल रहे हैं, फोटो पेपर पे बना के कि लेफ्ट वाला छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा। ये वाला बंदा कह रहा है नहीं राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। मैंने असली का ओजोन का मॉलिक्यूल पकड़ लिया मान लो किसी तरह, और दोनों साइड की बॉन्ड लेंथ मेजर करी, दोनों तरफ की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, तो एक्सपेरिमेंटली तो ये आ रहा है दोनों तरफ सेम। तो सच तो एक्सपेरिमेंट को ही मानना पड़ेगा, थ्योरी को थोड़ी मानना पड़ेगा। सांस भारी, सांस भारी हो गई। तो ये क्या चक्कर है? सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर का होता है और डबल बॉन्ड OO का 121 पिकोमीटर होता है। तो ये बंदा कहेगा इधर वाला 148 है, होगा, नापने से पहले ही बता रहे हैं किसी और मॉलिक्यूल के अंदर के फेस ऑब्जर्व करके। लेकिन जब मैंने असली में मेज़र करके देखा तो ये भी 128 पिकोमीटर और ये भी 128 पिकोमीटर। क्या इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का? अब हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, तो ये तो मुझे आज तक भी समझ नहीं आया ये है क्या चक्कर। ये बेंजीन होता था, 10th क्लास में मिला था हमें से। एक बंदा ये फ़ोटो बनाता है, दूसरा बंदा ये फ़ोटो बनाता है, और ये क्या हो रहा है? फिर लड़ाई। ये क्या कहेगा? ये वाला बॉन्ड सिंगल है तो बड़ा होगा और ये वाला बॉन्ड छोटा होगा, ये फिर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये सिंगल है ये बड़ा होगा। यानी ये तीनों तो सिंगल सिंगल है, सेम साइज़ के होंगे, और ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों डबल डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के, तीनों सेम साइज़ के होंगे, लेकिन इन तीनों से छोटे होंगे। और यहाँ वाला क्या कहेगा? नहीं ये वाला और ये वाले छोटे होंगे और ये वाले बड़े होंगे। अब जब मैंने असली बेंजीन मॉलिक्यूल पकड़ा और असली बेंजीन मॉलिक्यूल पकड़ने के बाद मैंने मेजरमेंट्स किए, तो पता चला सारे के सारे बॉन्ड्स एक से आ रहे। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल बेंजीन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, तो फिलहाल 2 से हो रहा है, और मोर वाला एग्जांपल अगला देख लेंगे। बट नन ऑफ देम इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। कहाँ का एक्सप्लेन कर पा रहा प्रॉपर्टीज? एक्स प्रॉपर्टीज तो क्या है कि सारी बॉन्ड लेंथ्स सेम है। एक्चुअल कौन है? इनका हाइब्रिड। ये भगवान जी के दरबार में पहुंचा कि जी इधर का बॉन्ड डबल है, इधर का सिंगल है। दूसरा मॉलिक्यूल पहुंचा नहीं इधर का सिंगल है, इधर का डबल है। भगवान जी के सिर में दर्द हो गया, भगवान जी कहते चलो फैसला हो गया, दोनों की तरफ एक से। एक तरफ कैसे जी? डबल दोनों तरफ या सिंगल? क्या दोनों के बीच के, 121 और 148 के बीच के। ऐसे ये सिंगल बॉन्ड मान लो, मैं झूठ मूठ बोल रहा हूँ, 300 पिकोमीटर होता है, 300, और ये डबल बॉन्ड मान लो 200 पिकोमीटर होता है। भगवान जी ने क्या कहा? सारे एक से। हमने पूछा कितने? कहते 250 पिकोमीटर, 250 ईच। तो क्या 300 और 200 के बीच के? तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। और असली वाला जो है जिनका हाइब्रिड है वो क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड से पहले 3 लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं उस बॉन्ड की जो नाच कूद सा रहा है। मैं इस कहानी को ऐसे समझा देता हूँ जो बिल्कुल गलत है लेकिन समझ में आती है, बिल्कुल गलत है लेकिन समझ में आती है। वो फ़ैन देखा है, टेबल फैन, 3 ब्लेड होते हैं उसमें। तो एक सीलिंग फैन में भी 3 ही ब्लेड होते हैं ज़्यादातर। तो आप वक्त जहाँ भी रूम में बैठे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली आपके सर के ऊपर सीलिंग फैन लगा भी होगा इस टाइम। अब
इमेजिन करो हम किसी आदिवासी उस बच्चे को ले आए बेचारे को, जहाँ अभी फैंस नहीं पहुँचे, उसने ज़िंदगी में फ़ैन नहीं देखा, ठीक। अब उसे फुल स्पीड पे चलता हुआ फ़ैन दिखाओ, सीधा रुका हुआ फ़ैन ही मत दिखाओ, उससे पूछो बता इसमें कितना, और एक फ़ैन कोई और आपने खोल के रखा हुआ उसका एक ब्लेड ज़मीन पे टेबल पे, और वो वाला ब्लेड दिखा के बताओ कि बता चलते हुए फ़ैन में ये वाले ब्लेड कितने हैं, क्या कहेगा? बता नहीं पाएगा ना। अब यहाँ जाओ, एक नए आदिवासी बच्चे को लाओ, सीलिंग पे रुका हुआ फ़ैन दिखाओ, फ़ैन रुका हुआ है, उसके ब्लेड दिख रहे होंगे सही है, 3 ब्लेड अंदर वाले। फ़ैन का स्विच खोलो और खोलते इमीडिएटली बंद कर दो, फ़ैन हल्का सा घूम गया, ब्लेड यहाँ आ गया, या ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, पोजीशन चेंज हो गई ब्लेड्स की। और ये देखना क्या किया, ये क्या किया, फुल स्पीड पे फ़ैन चला के छोड़ दिया। अब क्या हो गया, सब जगह से एक जैसा हो गया नहीं। और आपको जी नहीं सब जगह से एक साथ थोड़ी है, वो तो हमारी आंखों का धोखा है, ब्लेड बहुत तेज़ी से चल रही है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलते हुए फ़ैन के बीच में अपनी उंगली डाल के दिखाओ, बीच में उंगली डालना, वहाँ पे जहाँ ब्लेड नहीं होंगे, फिर बाहर नीचे कर लेना, फिर ऊपर करना, फिर नीचे कर लेना, ऐसे करते रहना, कर लोगे, उंगली नहीं बचेगी ना। तो क्या मानोगे सब जगह से एक जैसा है? तो ये सब जगह से ऐसा कौन है, ये कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो असली फ़ोटो ये वाली है ना कि ये, और ये दोनों कौन है, या तो क्या दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, या क्या दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे ऑक्टेट रूल सब फेल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सारे में बॉन्ड बना दोगे डबल, तो ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं होगा। तो जब ऑक्टेट रूल फेल हो गए तो उन्होंने नया फंडा निकाल दिया। तो क्या असली में जो अंदर ये बॉन्ड्स है तेजी से घूम रहे हैं वहाँ? कोई नहीं घूम रहे, भगवान जी ने तो जादू से बनाई हुई है ना हर चीज़, भगवान जी ने तो सारे एक से बना दिया। अब हमारे रूल्स में फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए हमने ये कहानी अपने दिमाग में इमेजिन कर ली, और इसकी वजह से, इसकी घूमने की वजह से, सचमुच में नहीं घूम रहा लेकिन फिर भी दिमाग में माने घूमने की वजह से एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, और एनर्जी रिलीज करने से स्टेबिलिटी, तो उम्मीद से ज़्यादा स्टेबल होंगे कौन? क्या क्या कहने का मतलब हुआ, बेंजीन ऐसा होता है ना। मैं इस वक्त आपको एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ। और एक पे के सिग्नल है पढ़। किसी ने मुझे बताया सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ने में 200 जूल लगते हैं। तो सी सिंगल बॉन्ड सी 3 है, 600 जूल। डबल बॉन्ड को तोड़ने में किसी ने बताया 300 जूल लगते हैं। तो 300 जूल वाले बॉन्ड भी 3 ही है, कितने हो गए, 900 जूल। और किसी ने बताया सी एच बॉन्ड को तोड़ने में 100 रुपये लगते हैं। तो सी एच बॉन्ड 6, कितना खर्चा आ गया, तो मेरे पास एक आदमी आया, बोला जी मैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स तोड़ सकता हूँ, मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की ज़रूरत थी। मैंने बोला ले बेंजीन का मॉलिक्यूल ले जा और इसे तोड़ के ला के दे दे। क्या ला के दे दे मुझे, 6 सी एटम्स। और तो अब उसे ये डाटा पता था, उसने कैलकुलेट करके बोला कि जी 2100 जूल तो मेरा खर्चा आएगा, ऐसा करो 2200 जूल दे दो, 100 जूल मेरी कमाई, ठीक है। अब सचमुच में तो 2100 जूल ही आना खर्चा, वो तो मैंने कहानी बनाने के लिए बोल दिया भाई चल अच्छा तो 2200 जूल ले लेना, 100 जूल तुझे भी चाहिए कमाने के लिए। तो 2100 जूल में मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ये सोच के वो बंदा हमारे यहाँ से बेंजीन का मॉलिक्यूल ले गया, घर जाके उसने 2100 जूल लगा दिए, 6 सी और 6 एटम्स लग नहीं हुए, थोड़े से 5-7 अलग हो गए, सब अलग अलग नहीं हुए। पता चला उसने अपने घर से 500 जूल एनर्जी और खर्च करी, यानी टोटल कितनी हो गई, 2600 जूल, 2600 जूल्स। तब जाके 6 सी और 6 एच अलग हुए। रोता आया जी मैं तो लुट गया, मैं तो पिट गया, मैं तो सोच रहा था 2100 जूल में टूट जाएंगे, लेकिन ये तो घर से 500 लगा के भी टूटे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे तो नुकसान हो गया। हम कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब तूने जितने में तय करा था हमने तय करा, तो तू जाने। अब वो सोच के परेशान किया 500 जूल फालतू क्यों लगे। अब समझ आ गया आपको 500 जूल क्यों लगे फालतू। इसने रेजोनेंस करा था, और रेजोनेंस करने की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो गई थी, जिस वजह से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। तो कितनी एनर्जी और रिलीज़ भाई, अगर मैं इसको 2100 जूल देता तो इसे टूट जाना चाहिए था ना, और टूटा ये कितनी देने से, 2600। तो इसका मतलब 500 जूल एनर्जी इसमें से एक्स्ट्रा निकली हुई थी ना, वो वापस देंगे तभी तो सब अलग अलग होंगे। ज़बरदस्ती मत करो, नहीं आ रहा तो बोलो आ नहीं रहा। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जानते हो, जब कोई ये मॉलिक्यूल बनते हैं, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो जब बेंजीन का मॉलिक्यूल बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी,
एक सीसी बॉन्ड के बनने में उतनी एनर्जी रिलीज होती होगी ना जितनी उसे तोड़ने में खर्च होती होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो एक सीसी बॉन्ड बनने पर 200, एक बस सीसी सिंगल बॉन्ड बनने पर 200 जूल रिलीज होती है। तो 200 इसके बनने पे, 200 इसके बनने पे, 200 इसके बनने पे रिलीज हुई होगी। एक सी डबल बॉन्ड सी के बनने पे 900 रिलीज होती है, एक सी एच के बनने पे 100 होती है। तो सब इतनी रिलीज हुई होगी ना जब ये बना होगा। अगर हम इसे इतनी एनर्जी वापस देते तो सारे सी और एच अलग अलग हो जाएंगे। तो इतनी एनर्जी देने पर ये सब अलग अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन इतनी एनर्जी देने पर ये सारे अलग अलग नहीं हुए। कितनी और देनी पड़ी? तो इसका मतलब जब ये बना था इसने 2100 रिलीज नहीं की थी, इसने कितनी रिलीज कर रखी थी? तभी तो वापस 2600 मिलने पे अलग अलग हुई। भाई तूने 500 कौन सी वाली रिलीज करी थी? कहता है जी मैंने बनने के बाद, नो डाउट बनने में 2100 जूल 2100 जूल रिलीज हुई थी, लेकिन बनने के बाद मैंने क्या किया? रेजोनेंस फिनोमेना किया, और रेजोनेंस फिनोमेना के नाम पर कितनी एनर्जी छोड़ दी? तो वो 500 जूल क्या हो गई? तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंस बिटवीन द energy of resonance hybrid and most stable resonating structure। असली हाइब्रिड को तोड़ने में कितनी खर्च हो रही है, और इनमें से किसी एक को तोड़ने में कितनी खर्च होनी चाहिए थी सचमुच में? 2100। तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा 500। वो 500 क्या होगी? तो अब फिलहाल मैंने क्यों बोला मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? यहाँ तो दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक सी स्टेबिलिटी वाले हैं। कुछ केसेस आप जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इस साल की तब देखोगे उनमें कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, उनकी भी अलग अलग एनर्जी होगी। तो फिर उनमें से हम किस वाले को पकड़ें? तो जो सबसे स्टेबल है उस वाले को पकड़ते हैं। और हाइब्रिड तो एक ही होता है, उसको पकड़ते हैं। तो हाइब्रिड वाले की और जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से मोस्ट स्टेबल वाले की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? नहीं आ रहा क्या समझ? चलें? सांस थोड़ी रुकी रुकी सी है ना? ये किसकी फोटो बना रहा हूं मैं? देखना तीनों एक से हैं क्या? तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों कार्बोनेट ही। तो कार्बोनेट के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? 3। तीनों एक से हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है। तो अब फिर से लड़ाई, कोई बोले जी इधर डबल है, इधर सिंगल सिंगल है, बोले नहीं इधर डबल है, बोले इधर डबल है। तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गए। असली वाला जब देखा तो असली कैसा था? तीनों बॉन्ड एक जैसे थे। यह हाइब्रिड है। अब यहाँ पर देखना कितने बॉन्ड है? 2। कोई सी एक लोकेशन पकड़ लो, यहाँ कितने हैं? और इसी पोजीशन पे देखना है ना, इन्हीं 2 के बीच में। और यहाँ कितने हैं? स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिक कितने हैं? 3। तो 4/3 क्या हो गया? इसमें तीनों एक से है ना? इसमें तीनों एक से है ना? तो कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर कितना है CO बॉन्ड का कार्बोनेट में, तो आप होगे जी एक बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 बॉन्ड ऑर्डर 1 1 है। वो तो नहीं, हमें तो एक वैल्यू पता। तो एक वैल्यू कितनी? ये भी 4/3 क्या 1.33 आएगा? अरे सॉल्व नहीं करना आता मैथ्स। तो ये बॉन्ड तीनों एक से हैं। और कैसे हैं? ये सिंगल है डबल है? नहीं, 1.33 बॉन्ड जैसा है। ये भी 1.33 बॉन्ड जैसा है, ये भी 1.33 बॉन्ड जैसा है। आप होगे जी हम तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। कल तक तो 1 और 2 और 3 बॉन्ड नहीं समझ आ रहे थे, आज ही तो जादू ही हो गया, 1.33 बॉन्ड भी होने लगे। तो क्या कोई बंदा दुनिया में कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के अंदर घुस के वहाँ 2 रस्सियाँ बंधी हुई हैं, एक रस्सी एक धागा बंधा हुआ है जो दिख रहा है? अच्छा ये 2 रस्सियाँ हैं इसलिए 2 डबल बॉन्ड। असली में तो बस चिपके हुए हैं ना एक दूसरे से। ये तो आदमी ने अपना इमेजिनेशन लिया, अपने कंसेप्ट बनाए ये समझाने के लिए। ये वाला बॉन्ड इधर वाला मजबूत है, इधर वाला थोड़ा वीक है, ये वो।
समझे? अब कार्बोनेट में एक बॉन्ड अलग तरह का आना चाहिए था, दो अलग अलग तरह, लेकिन इसको तोड़े तो भी इतना ही खर्चा आ रहा था, इसे तोड़े तो भी इतना ही खर्चा आ रहा था, इसे तोड़े तो भी इतना ही खर्चा आ रहा था। इस वाले की बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो भी वही आ रही थी, इस वाले की बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो भी वही आ रही थी, इसकी मेजर करें तो भी वही आ रही। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्स हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, इन हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्या किया? अच्छा, इसके अंदर एक अलग फिनोमेना हो रहा है, एक नया फिनोमेना हो रहा है, किस नाम का? रेजोनेंस। और उस फिनोमेना की वजह से सारे सेम हो गए। अभी भी नहीं आया? तो क्या रेजोनेंस में एक्चुअली में वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा होता है या मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स हो रहा होता है? बोलो, हो रहा होता है क्या? कुछ नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता। ये तीनों कार्बोनेट हो गए, घूम पंखे उनके थोड़ी घूम रहे हैं, वहाँ की ये प्लेट घूम रहा था। एक्चुअली में बस ये इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस। किनकी? रेजोनिक स्ट्रक्चर्स की, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की। सिर्फ ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यानी दुनिया में जो कार्बोनेट आयन मिलेगा वो कैसा होगा? जिसमें तीनों बॉन्ड्स एक से होंगे, जिसमें तीनों बॉन्ड्स एक से होंगे। आ गया क्या? तो रेजोनेंस और भी बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, 2 4 6 दिन भी लगाए जा सकते हैं, तब भी समझ नहीं आए। फिलहाल मेरे इस चैप्टर के लिए जितना सफिशिएंट है हो गया। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर आएगा इस साल आगे जाके, उसमें एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इससे बेटर वे में पढ़ेंगे, तब हमारा दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, हम काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे। कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें बता दूंगा जो मेरी बुक्स में नहीं दी हुई। जहाँ मेरी राइटिंग गंदी हो जाती है आप वहीं उड़ लेते हो। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ये सिर्फ एक्चुअल वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि असली में दुनिया में यही मिलता है, ये नहीं मिलते। नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस, इसको एक्चुअली लिख दूँ बल्कि एक्चुअली एग्जिस्ट्स। बेंजीन ये वाले नहीं एग्जिस्ट करते दुनिया में, जबकि हम यही फोटो बनाते रहते हैं। असली बेंजीन जो एग्जिस्ट करते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें सारे बॉन्ड, सारे सीसी बॉन्ड एक से होते हैं, एक से होते हैं। हो गया या नहीं हो गया? तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनमें बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती है या एटम्स की पोजीशन चेंज होती है? और बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होने को मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन। भाई यहाँ पे 2 पेयर हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, और इसमें वो 2 पेयर इस साइड आ गए, लेकिन एटम्स तो जो जहाँ थे वो वहीं रहे। तो रेजोनिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? नो चेंज इन, किसको गाने याद आ रहे हैं? नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स, ओनली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज। बोलो। और वहाँ कोई नो रोटेशन, वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स। जैसे मैंने पंखा चलते हुए समझा दिया ना, समझाने के लिए, जिससे ये समझ आ जाए कि सब जगह से एक जैसा है। अंदर बेंजीन में एक पंखा चला दिया था ना, तो सचमुच में क्या पाई बॉन्ड्स तेजी तेजी घूम रहे हैं? अगर घूम ही रहे हैं तो बेचारे किसी दिन बेहोश होकर खत्म होकर गिर जाने चाहिए, मर जाने चाहिए। यहीं घूमने से तो लगातार एनर्जी निकलती चली जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूल रखा था जी, हम यहाँ रखे गए 10 साल बाद है कि तो मर गया। तो क्यों मर गया? कि जी घूम घूम के इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, लो सर। हाँ सर, मैं बस हेडिंग लिख के छोड़ रहा हूँ।